यस मैम। चलो इको वगैरह कुछ तो नहीं आ रही किसी को? नो मैम, क्लियर है। ठीक है ना? यस मैम। मैम सुबह मैसेज मैं इसलिए किया था आपको, हाँ हाँ। एक पेशेंट आया हुआ था, वही परसों उसकी डिलीवरी हुई थी मैम। उसको अचानक वो पेशेंट फीमेल को फीवर आ गया था। हाँ। तो बच्चा में उसका वो मिल्क पिया, दूध पिया, तो मैम उसका शरीर अचानक दाने दाने पूरे बॉडी में हो गए और पूरे बॉडी जो है तो येलो कलर की होने लगी थी मैम। बच्चे की या पेशेंट की? बच्चे की मैम। अच्छा। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिर रेफर करवा दिया। ओके। बच्चा कई बार एकदम से ऐसा होता है ना, क्या एकदम पहले क्या हुआ, पीली हो गई और उसके अलावा? नहीं, पीलिया वगैरह कुछ नहीं हुआ, अभी परसों डिलीवरी हुई उसकी। हाँ। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। हाँ। तो पेशेंट घर में आया और घर में कुछ हमको लगता है इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा। हाँ। हाँ। तो मदर को फीवर आई, तो हाँ। फीवर आने के बाद वो दूध वगैरह पिलाती, तो उस बॉबी को जो है तो पूरे बॉडी में इचिंग होने लगा और येलो कलर की पूरे बॉडी में होने लगी थी मैम। ठीक है, वो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस करके भी एक चीज होती है, वो हो गया वो, कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने इसको रेफर कर दिया। यस मैम। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी या सुनी होगी लोगों से कि जब ब्रेस्ट फीड करती है मदर, ठीक है, बेबी को फीड कराती है, तो उस टाइम पे क्या रहता है, उस टाइम पे उसको पीरियड्स नहीं आते, ठीक है, और उस टाइम पे चांसेस भी क्या होते हैं कि जो दूसरी प्रेगनेंसी के ठहरने के चांसेस भी कम होते हैं। तो जब हम कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ेंगे, गर्भ निरोधन पढ़ेंगे, तो उसमें एक तरीका गर्भ निरोधन का ये भी है, मतलब ये जो नेचुरल तरीका होता है कि लैक्टेशन, लैक्टेशन के दौरान, मतलब कि जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही है उस दौरान क्या क्या होता है। तो अब ये जो एक फ्लो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है, चलो अब दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है? जी मैम। अब देखो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चा बार बार सकलिंग की कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो अगर 8 से ज्यादा बार है 24 घंटे में, तो और बार बार अच्छे टाइम के लिए बच्चा फीड ले रहा है, ठीक है, अच्छे इंटेंसिटी मतलब अच्छे क्वांटिटी में भी बच्चा दूध पी रहा है, तो तब क्या होता है, प्रोलैक्टिन का जो लेवल होता है बॉडी में वो 50 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इस केस में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीएनआरएच कहाँ से निकलता है, अपना जीएनआरएच हार्मोन ये निकलता है हाइपोथैलेमस से, ये कम हो जाता है, ठीक है, पहली चीज। अब हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच कम निकलेगा, दूसरी चीज क्या होगी, अब लैक्टेशन के कारण जब ब्रेस्ट मिल्क निकलता है उसके कारण प्रोलैक्टिन बढ़ने के कारण, प्रोलैक्टिन जब बढ़ जाता है तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन एफएसएच जो है वो क्या करता है, एफएसएच जाता है नॉर्मली, हो जाएगा ओवरीज पे, ठीक है, और ओवरीज पे अपन ने पढ़ा है ना कि वो फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा, ठीक है, छोटे छोटे फॉलिकल्स को डेवलप कराएगा। तो ये अब प्रोलैक्टिन बढ़ने के कारण ओवरी का जो रेस्पॉन्स आता है एफएसएच से उसको वो कम करेगा। अब ये इसको कम करेगा तो एफएसएच का रिस्पॉन्स कम होगा तो फॉलिकल्स जो है वो कम डेवलप होंगे। अब फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, फॉलिकल्स का काम क्या था, ईस्ट्रोजन बनाना, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो हाइपो ईस्ट्रोजेनिक स्टेट, मतलब कि ईस्ट्रोजन अब कम हो गया, और ईस्ट्रोजन जब कम हो जाता है तो पीरियड्स आते ही नहीं है, ठीक है। एक चीज ये, दूसरी चीज क्या होती है, अब प्रोलैक्टिन बढ़ता है तो एफएसएच के साथ साथ वो एलएच को भी कम करता है, ठीक है। अब एलएच को कम करेगा तो एलएच सर्ज नहीं होता, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी और पढ़ाऊंगी, अपन ने नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिटेल में पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी उसको, ठीक है। तो एलएच सर्ज नहीं होगा, और एलएच सर्ज ही एक कारण होता है जिसके बाद ओव्यूलेशन होता है। अब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, एन ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा,
अंडा जो है वो निकलेगा ही नहीं। समझ गए? कितना समझ आया? ये फिर से एक बार रिपीट कर दो। और देखो अब रिपीट करना प्लीज। मैं रिपीट करूंगी। और प्रोलैक्टिन जब बढ़ जाता है तो जीएनआरएच कम होता है। अब जीएनआरएच क्या है? हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है। रुको बता रही हूँ। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये जीएनआरएच निकालता है नॉर्मली। ठीक है? जीएनआरएच किस पे जाएगा? ये जाएगा पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी जो है ये क्या निकालेगा? दो हार्मोन निकालेगा, एलएच और एफएसएच। ये एलएच और एफएसएच दोनों कहाँ जाएंगे? ओवरीज पे। और ये क्या करते हैं? एफएसएच जो है ओवरी पे क्या करेगा? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है। नॉर्मल चीज बता रही हूँ, अभी ब्रेस्ट फीडिंग की बात नहीं कर रही। ठीक है? डेवलपमेंट, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई। ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है। ठीक है? और एलएच क्या करता है? ये एलएच सर्च होगा और जब एलएच सर्च होगा फिर ओव्यूलेशन होगा। ठीक है? एग जो है वो ओवरी से रिलीज होगा। ये नॉर्मल है। नॉर्मल हर लड़की में नॉर्मली यही होता है। लेकिन अब क्या हुआ? अब प्रोलैक्टिन बढ़ा। प्रोलैक्टिन बढ़ा कब? ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। प्रोलैक्टिन बढ़ने से क्या होगा? प्रोलैक्टिन ने एफएसएच को अफेक्ट किया। ठीक है? एलएच को अफेक्ट किया और जीएनआरएच को भी अफेक्ट किया। तीनों को अफेक्ट किया। अब किसने क्या बोला कि जीएनआरएच का सेक्रीशन, ये देखो इसमें इसने बोला ना जीएनआरएच का सेक्रीशन कम कर रहा है। अब अगर यही कम हो गया, ठीक है, अब अगर यही कम हो गया तो क्या होगा? तो एलएच भी कम हो जाएगा, एफएसएच भी कम हो जाएगा, ओव्यूलेशन होगा नहीं, फॉलिकल्स डेवलप होंगे नहीं। समझ गए? और इसके कारण एनोव्यूलेशन भी हो जाएगा और फॉलिकुलर एजेनेसिस हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन भी नहीं आएंगे हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट में। समझ गए? और इसी तरह उसने ये एक और क्या चीज बोली? उसने एक और चीज ये बोली कि ओवरी का रिस्पॉन्स एफएसएच पे कम हो जाएगा। अब एफएसएच ओवरी पे क्या कर रही थी? फॉलिकल डेवलपमेंट करा रही थी। फॉलिकल डेवलपमेंट हुए नहीं और उसके कारण मेंस्ट्रुएशन आया नहीं। ठीक है? तीसरी चीज उसने ये कहा कि एलएच के एक्शन को भी कम करेगा, तो एलएच सर्च हुआ नहीं, ओव्यूलेशन हुआ नहीं। समझ गए? अब समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े। कौन सा चैप्टर खुल गया? अरे क्या हो रहा है ये? चल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जाओ। ठीक, अब अपन आएंगे लैक्टेशन पे। अब पढ़ेंगे सबसे पहले तो ये देखो कोलोस्ट्रम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है? पहले 2 दिन क्या होता है? सबसे पहली चीज डेफिनेशन पे जाओ। तो जो पहले 2 दिन डिलीवरी कार्ड देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट 2 डेज एनाटॉमिकल चेंज ज्यादा ब्रेस्ट में होती है। नॉर्मली जैसे ब्रेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान थी वैसी, लेकिन उस दौरान पे एक इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है? उस टाइम पे जो ब्रेस्ट से दूध निकलता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ठीक है? ये 2 दिन में सबसे ज्यादा होता है। अब इसमें क्या क्या होता है बेटा? जिसका भी माइक ऑन है थोड़ा बात कर लो तो। ठीक है? अब इसमें कंपोजिशन में क्या है? एक तो ये डीप येलो कलर का होता है। ठीक है? गाढ़ा पीला रंग का, ये पानी जैसा सीरस फ्लूइड, मतलब पानी जैसा, एल्कलाइन, एसिडिक नहीं है। कल पढ़ा था अपन ने ना एल्कलाइन एसिडिक क्या होता है। ठीक है? उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी का ज्यादा लेना देना नहीं है, उसको याद नहीं भी करोगे। लेकिन अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज है ये देखो, यहाँ पे टेबल देखो, कोलोस्ट्रम और बाकी के ब्रेस्ट मिल्क में क्या अंतर है। तो इसमें देखो प्रोटीन ज्यादा है,
बाकी के ब्रेस्ट मिल्क से। बाकी दिनों के जो भी ब्रेस्ट मिल्क होगा उसके अपेक्षा में इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें लेकिन फैट कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है और पानी की मात्रा ऑलमोस्ट सेम 86-87%। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन ज्यादा है एक चीज। दूसरी चीज विटामिन ए इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी ज्यादा है। ठीक, लेकिन कम क्या है इसमें? कम है कार्बोहाइड्रेट, कम है फैट, कम है और पोटेशियम कम है बाकी के दिनों के ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है इसमें? इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की एक क्षमता है। कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? IgA एंटीबॉडी मिलती है इससे। ठीक है, जो IgA एंटीबॉडी हमारी सरफेस एंटीबॉडी, मतलब कि हमारी जो नॉर्मल इम्यूनिटी है जो हमारे सरफेस से शुरू होती है वहां से चालू होती है। ठीक है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, माइक्रोबायोम में कॉम्प्लीमेंट पाथवे पढ़ाएंगे आपको, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, ये सारी चीजें जो आपको इम्यूनिटी में इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करती है। ये सारी चीजें जो होती है ये कोलोस्ट्रम में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब चलो फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन पे आते हैं कि लैक्टेशन जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, इसके 4 स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले तो ब्रेस्ट की प्रेपरेशन, कि ब्रेस्ट पहले अब तैयार होने वाली है कि उसको अब मिल्क सेक्रीशन करना है। ठीक है, तो ब्रेस्ट की तैयारी को बोलते हैं मैमोजेनेसिस। अब ब्रेस्ट तैयारी, मैमो मतलब ब्रेस्ट, जेनेसिस मतलब अब रेडी हो रही है, जेनरेट हो रही है, तैयार हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज अब क्या होगा कि सिंथेसिस और सेक्रीशन, मतलब कि बनेगा भी और सेक्रीट भी होगा, मतलब निकलेगा भी, बनेगा भी और निकलेगा भी। क्या निकलेगा? ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैक्टोजेनेसिस। अब दूध बन रहा है यहाँ पे, तो दूध मतलब लैक्टो और जेनेसिस मतलब बनना, तो लैक्टोजेनेसिस। अब निकलना, ठीक है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। अब निपल से मिल्क निकल रहा है तो उसको हम बोलेंगे गैलेक्टोकाइनेसिस। और इसी प्रोसेस को मेंटेन करके चलते रहना, इसको बोलेंगे गैलेक्टोपोएसिस। तो 4 भाग में लैक्टेशन जो है उसका जो फिजियोलॉजी है उसको हमने डिवाइड किया है। पहले तो ब्रेस्ट प्रिपेयर होंगे, उसको हम मैमोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद फिर ब्रेस्ट मिल्क का सेक्रीशन और सिंथेसिस और सेक्रीशन होगा। ठीक है, ब्रेस्ट एल्वियोलाई से, उसको हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। फिर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो निपल से इजेक्ट होगा, उसको कहेंगे गैलेक्टोकाइनेसिस। और लास्ट में इस पूरे तीनों ऊपर के तीनों प्रोसेस को मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन को पूरा मेंटेन करना है कि बार बार ब्रेस्ट मिल्क बनता रहे और बेबी को मिलता रहे इंजेक्शन के थ्रू। ये सारी चीजों को बोलेंगे गैलेक्टोपोएसिस। ठीक है, अब आएंगे हम सबसे पहले कि मैमोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, इसमें देखो अब ब्रेस्ट जो होता है उसमें डक्ट्स भी होते हैं, लोब्यूल्स भी होते हैं और एल्वियोलाई भी होते हैं। 3 तरह की चीज होती है। आपके एनाटॉमी की क्लास हुई होगी तो उसमें शायद उन्होंने ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा। ठीक है, तो ये जो है ये धीरे धीरे की ग्रोथ होती है। जैसे आप प्रेगनेंसी के दौरान भी देखते हो ना कि जैसे ब्रेस्ट चेंजेस वगैरह होते हैं, तो वो सब बेसिकली इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अब फीमेल की ब्रेस्ट तैयार होने को है कि अब आगे जाके जब बेबी डिलीवर होगा तो उसको उसके फीडिंग के लिए उसको रेडी रहना। ठीक है, फिर अब क्या हो रहा है? अब लैक्टोजेनेसिस मतलब कि दूध बनेगा और सेक्रीट होगा ब्रेस्ट की एल्वियोलाई से। तो ब्रेस्ट की जो एल्वियोलाई होती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वहां पे मिल्क बनता है। ठीक है, तो देखो एल्वियोलर सेल्स आर द प्रिंसिपल साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ, तो अपन ने कहाँ पढ़ा? अपन लैक्टोजेनेसिस पे आ गए, है ना? यस मैम। तो लैक्टोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले कहाँ है, कौन सी साइट है जहाँ पे
क्या कहते हैं, प्रिंसिपल साइट जो जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है वो है एल्वियोलर सेल्स। एल्वियोलर, ब्रेस्ट में एल्वियोली होते हैं, ब्रेस्ट एल्वियोली। आप सोचोगे कि लंग्स में एल्वियोली होते हैं, तो लंग्स में तो होते हैं, लेकिन ब्रेस्ट की भी एल्वियोलर सेल्स होते हैं, और वहां पे ब्रेस्ट मिल्क सेक्रीशन मतलब प्रोडक्शन होता है, ठीक है, बनता है वहां पे, ठीक है। उसके बाद फिर पहले 2 दिन तो अपन ने सोना मतलब पढ़ा कि कोलोस्ट्रम होता है, और फिर नॉर्मली बाकी का जो सेक्रीशन होगा वो 3rd या 4th पोस्टपार्टम डे, मतलब कि तीसरे या चौथे दिन डिलीवरी के बाद से शुरू होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा तो डिटेल में बाकी के में नहीं जाएंगे। अगली आखिरी चीज क्या है, गैलेक्टोकाइनेसिस। काइनेसिस में क्या है, अब अपन को उस प्रोसेस को मेंटेन करके रखना है, और इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। इम्पोर्टेंट चीज लैक्टोजेनेसिस में ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो अगर पूछे कि लैक्टोजेनेसिस कौन कराता है, तो वो प्रोलैक्टिन कराता है, मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन कौन करा रहा है, प्रोडक्शन का काम तो है प्रोलैक्टिन का। पी से प्रोडक्शन, पी से प्रोलैक्टिन, ऐसे याद रखो। लेकिन इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने का काम किसका है, ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। अब देखो, अब ये आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है, लैक्टेशन रिफ्लेक्स आर्क एंड द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब ये डायग्राम अच्छे से देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, रुको, ऐसे देखो, ठीक है, ठीक दिख रहा है सबको। यहाँ से शुरू करेंगे इसको, यहाँ से, ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे। अभी जैसे ही बेबी ने मिल्क को सक किया, ठीक है, तो इन्फेंट और मदर की बॉन्डिंग बढ़ेगी, एक चीज, ठीक है। अब इस मिल्क सकलिंग से क्या होता है कि एक सेंसेशन जाता है, एक इम्पल्स जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी हाइपोथैलेमस के पास, ये अपना हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या निकाला, हाइपोथैलेमस ने निकाला, क्या निकाला, हाइपोथैलेमस ने यही इसी के रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी पे गया, पिट्यूटरी ने बोला कि अब मैं प्रोलैक्टिन निकालूंगा, ठीक है। तो बेसिकली बेबी के सकलिंग से इम्पल्स गई स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से गई हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने इम्पल्स भेजी पिट्यूटरी के पास। अब पिट्यूटरी ने निकाला प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन गया एल्वियोलर सेल्स के पास, और इसने अपना मिल्क प्रोडक्शन और बनाना चालू कर दिया। तो ये मिल्क आ ही रहा है, ठीक है, मिल्क तो बन ही रहा है। अब एल्वियोलर सेल्स और मिल्क बनाती जाएंगी, और बेबी पीता जाएगा, और ये रिस्पॉन्स चक्री की तरह से घूमता रहेगा, समझ गए। अब दूसरी चीज और क्या होगी, ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होता है, अब जब इसने पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन निकाला, साथ ही साथ में पिट्यूटरी ने एक और कौन सी चीज निकाली, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जब निकलेगा तो ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट कराने, मतलब कि यहाँ से यहाँ लेके आने में, और इस प्रोसेस को भी कंटिन्यू रखने में मदद करेगा, इजेक्शन करने में मदद करेगा। और साथ में ऑक्सीटोसिन और क्या क्या चीजें करता है, वो अपनी मदर की इंटेस्टाइनल मोबिलिटी को बढ़ाता है, उसके गैस्ट्रिक हार्मोन्स को बढ़ाता है, और साथ ही साथ में यूट्रस के इन्वोल्यूशन में भी वो हेल्प करता है, ठीक है, समझ गए, इतनी बात समझ गए सर, रिपीट कर मैम प्रोसेस फिर से बता दीजिए स्पाइनल कॉर्ड से लेकर। ये देखो, ये बेबी ने सकिंग की, ठीक है, ठीक है, इन्फेंट मदर की बॉन्डिंग बढ़ी, एक चीज। अब जब क्या होता है, जब भी बेबी सक करता है ना, तो एक रिस्पॉन्स, एक इम्पल्स जनरेट होती है, जिससे वो कहाँ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में गई, स्पाइनल कॉर्ड से हाइपोथैलेमस में गई, हाइपोथैलेमस से कहाँ जाएगी, पिट्यूटरी में जाएगी, ठीक है, पिट्यूटरी से
फिर 2 हार्मोन निकले, एक प्रोलैक्टिन निकला, एक ऑक्सीटोसिन निकला। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, वो अपने एल्वियोलर सेल्स को बोलेगा दूध बनाओ, और ऑक्सीटोसिन जो है वो इजेक्शन कराएगा, ये दूध बनाता जाएगा, ये इजेक्ट कराता जाएगा। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बनाते जाएंगे दूध को, और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क को निकालते जाएंगे। ठीक है, ऐसे बच्चा सक करता जाएगा और फिर यही साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। अब ऑक्सीटोसिन 2-3 काम और करता है कि वो मदर के गैस्ट्रिक हार्मोन्स को बढ़ाता है, ठीक है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, एक इसका ये काम है। दूसरी चीज ये साथ साथ में एक और क्या काम करता है, यूट्रस के इन्वोल्यूशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, आ गया समझ? मैम ये ग्लैंड है, जो ग्लैंड लिखा है, इसका क्या काम होता है? कौन सा ग्लैंड? मेमरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड तो बेटा ब्रेस्ट में ही है ना, मेमोरी ग्लैंड वही तो काम कर रहा है सारा। जी जी, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो मैम व्हाट इज दिस यूट्रस? बेटा कल के क्लास में नहीं थे, इन्वोल्यूशन नहीं पढ़ा कल पूरी क्लास में इन्वोल्यूशन पे ही तो अपन ने डिस्कशन किया है। कल की क्लास के बेटा किसी से नोट्स ले लेना है ना, इन्वोल्यूशन है उसमें। चल अब देखो, ये मिल्क इजेक्शन जो है ये किस किस चीज से इनहिबिट हो सकता है। अगर माँ को कहीं भी किसी भी चीज से ज्यादा दर्द है, ठीक है, पेन, किसी चीज के कारण एंजाइटी है ना, अगर ब्रेस्ट उसके बहुत ज्यादा भर गए, उसने दूध खाली नहीं किया है तो, ठीक है, और अगर डिप्रेशन वगैरह में है तो मिल्क निकलना कम हो सकता है। तो आप कई बार कहते हैं ना मिल्क कम निकल रहा है, तो कई बार वो एंग्जियस हो जाती है बहुत ही। अब देखो नई नई माँ बनी है, उसको ज्यादा समझ नहीं आता क्या करना है कैसे करना है, तो उसको टेंशन होने लगती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है। और कई बार बच्चा रात रात भर जगाता है तो नींद पूरी नहीं होती है, तो उस केस में भी वो उसका मिल्क बनना कम हो सकता है। ठीक है, चलो अब और क्या क्या चीजों से हमें स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट होता है लैक्टेशन। तो देखो सबसे पहले तो जो गांव में है कि थोड़ा सा ये चटा दो, क्या शहद चटा दो, या ये चटा दो वो चटा दो, नो प्री लैक्टियल फीड्स, हनी पानी कुछ भी नहीं देना। तो ना ही आप कुछ चटाओगे ना कुछ खिलाओगे पिलाओगे, कुछ भी नहीं देना है बच्चे को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि बच्चे को हर 2-3 घंटे के अंतराल में पहले दिन से माँ का दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, इससे जो दूध बनने की साइकिल है, बार बार अच्छा दूध निकलने की साइकिल है, वो पहले दिन से शुरू हो जाएगी। ठीक है, माँ को भर भर के पानी और ये क्या कहते हैं नारियल पानी, पानी फ्लूइड्स जो भी है ना, वो बहुत पिलाना है उसको। और ब्रेस्ट को ज्यादा देर ऐसे कि भरी हुई रहे, है ना, और फिर भर के दुखने लगे, ये सारी चीजों को अवॉइड करना है। और इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर अंदर और सिजेरियन होने के 1 घंटे के अंदर अंदर माँ को और बच्चे को साथ में होना चाहिए और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब एक नॉर्मल पीएनसी है तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे। तो हमारा मैनेजमेंट से क्या मतलब है, हम क्या चाहते हैं उसमें, क्या मैनेज करना है हमको। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो माँ की हेल्थ को नॉर्मल करना है। ठीक है, कमजोरी आ जाती है ना तो उसकी हेल्थ को अच्छा करना है, इतना दर्द सहती है, ठीक है, और उस टाइम पे डिलीवरी में इतने दर्द होते हैं तो ज्यादा खा पी नहीं पाती है, तो हमें उसकी हेल्थ को नॉर्मल करना है। ठीक है, दूसरी चीज उसको इन्फेक्शन से बचाना है। ठीक है, उसकी ब्रेस्ट की देखभाल करनी है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूक करना है और उसको साथ ही साथ प्रमोट करना है कि नहीं, तुम्हें ब्रेस्ट से फीड कराना बहुत जरूरी है, वो तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है और तुम्हारे लिए भी, जिससे तुम्हारे और
बच्चे के बीच में बॉन्डिंग भी और बढ़ेगी। ठीक है। और चौथी चीज, हमें मदर को गर्भ निरोधन के लिए प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। ठीक है। ये तो 4 चीजें हैं जो कि प्रिंसिपल है एक नॉर्मल प्यूर्पीरियल महिला की मैनेजमेंट की। ठीक है। तो गर्भ निरोधक मतलब गर्भ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब बच्चा न ठहरना। कैसे बच्चा नहीं ठहर गया? अच्छा अच्छा मैम, ठीक, थैंक यू। ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखो, अब इमीडिएटली हमें किस किस चीजों का और ध्यान रखना है। हमें डिलीवरी के बाद हमें ध्यान, क्लोज ऑब्जर्वेशन, जो सबसे पहले 4th स्टेज ऑफ लेबर होती है, 1 घंटा हमें वो ध्यान रखना है कि पेशेंट को दर्द तो नहीं है, उसने पेशाब की कि नहीं की, है ना, ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, पीपीएच में तो नहीं चली गई। इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। दूसरी हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि पानी वानी पी रही है कि नहीं, क्योंकि देखो कई बार क्या रहता है, वो ढंग से खाती पीती नहीं है, पेन इतना हो रहा होता है, पेन के कारण उसको उल्टियां भी होने लगती हैं कई बार, है ना। हम ड्रिप व्रिप तो चढ़ाते हैं, लेकिन अब वो पानी ही नहीं पी पा रही होती, इतना थक गई होती है, तो उसके कारण क्या होता है ना, उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन से बचाना है, इसलिए हमें उसके खाने पीने का ध्यान रखना है। मतलब हम तो क्या करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती है हमारी, उसको टाके वाके लगाते हैं, उसको जब सब ठीक रहता है ऑब्जर्वेशन के लिए 10 मिनट रखते हैं कि सब ठीक है, उसके बाद उसको उसके पलंग पे शिफ्ट करते हैं, बेबी को फीड कराना शुरू करते हैं, और वहीं के वहीं हम घर वालों को उसके बोलते हैं कि जब तक ये बच्चे को फीड करा रही है तब तक के आप उसके लिए कुछ खाने को ले आओ। तो घर वाले कुछ नहीं तो एटलीस्ट चाय बिस्किट तो ले ही आते हैं, जब तक कि वो बाकी का घर से खाना लेके आए। तो एटलीस्ट हम चाय बिस्किट खिलाना शुरू करते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको रोटी सब्जी दाल चावल हम सब खिलाते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, तो आपको उसका खान पान शुरू जल्दी से जल्दी करा देना है, उसको भूखा प्यासा नहीं रखना है। ठीक है। और घर वालों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इमोशनल सपोर्ट। मैंने बहुत सारी महिलाओं से सुना है कि डिलीवरी के बाद कुछ ज्यादा दिन होते नहीं है, 4थे-5वें दिन होते हैं, वो घर के काम वापस शुरू करती हैं। घर का काम करना अलग बात होता है, लेकिन खुद का ध्यान रखना वो ज्यादा जरूरी है, और वो घर का काम फिर पहले जैसे करने लगती हैं और अपना ध्यान रखना बंद कर देती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, और स्पेशली उन लोगों में ये ज्यादा देखा गया है गाँव में, जहाँ पे उनकी उनकी अगर लड़की हुई है तो घर वाले उनको इमोशनली सपोर्ट नहीं करते, उन्हें ताने कसते हैं, उन्हें बहुत गंदा गंदा बोलते हैं कि लड़की पैदा कर दिया। ये उनकी गलती नहीं होती ना, उसमें उनकी क्या गलती है, लड़की है। हमने तो पढ़ा है कि लड़का हो या लड़की हो, किसकी किसकी जिम्मेदारी होती है, किसके किसके उस पर डिपेंडेंट है, बताओ। मेल के XY के स्पर्म पे करेक्ट, कि मेल के स्पर्म एक्स आ रहा है कि मेल का स्पर्म वाई आ रहा है, फीमेल के तो वैसे भी दोनों एक सेक्स होते हैं। तो लेकिन वो गांव के लोग समझते नहीं है कि नहीं? मैम गांव में डिलीवरी होने की बात है, माता को खाने भी नहीं देते, बोलते बच्चे अगर दूध पियेंगे तो संडास कर देंगे, कुछ मत खाओ, थोड़ा थोड़ा खाना देता है। इसीलिए ये आप लोगों को आपके वहाँ के लेवल पे शुरू करना है, लोगों को जागरूक करना चालू करना है, लोगों को बताना है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। समझ रहे हो आप कि ऐसे नहीं करना है, क्योंकि माँ स्वस्थ नहीं रहेगी तो फिर बच्चा कैसे स्वस्थ रख पाएगी ना वो। और माँ ही नहीं खाएगी पिएगी तो बच्चे को फिर कैसे मिलेगा, फिर माँ को दूध नहीं मिलेगा, है ना। देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि मेंटली स्ट्रेस अगर है, एंजाइटी है, पेन है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, तो ब्रेस्ट मिल्क भी ढंग से नहीं बनेगा। तो उसके इसमें सोचो, अगर उसको ताने कसेंगे, उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको गंदा गंदा बोलेंगे, तो फिर वो बच्चे को फीड भी ढंग से नहीं करा पाएगी ना, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क ही नहीं बनेगा फिर। समझ रहे हो? ठीक है। तो मैम डिलीवरी के कितने समय बाद खाने को देना चाहिए? दे दो बेटा डिलीवरी, क्योंकि यहाँ बोलो डिलीवरी के कितने दिन बाद खाने को देना चाहिए मदर को? हाँ हाँ, आप बोल रहे थे क्योंकि यहाँ क्या मैम, यहाँ जैसे गांव देहात में यहाँ 6 दिन तक खाना नहीं देते हैं। नहीं बेटा, और दे दो, उसी दिन दे दो। कोई किताब नहीं कहती कि 6 दिन तक। इनफैक्ट आजकल की किताबें ये बोलती हैं कि सिजेरियन डिलीवरी से भी अगर बच्चा हुआ है, ठीक है, तो 6 घंटे बाद माँ को चाय बिस्किट खिला देते हैं, और थोड़ी देर 12 घंटे में तो खाना खिला देते हैं। हाँ, वो चाय बिस्किट तो दे देते हैं मैम, लेकिन वो मोटा, वो जैसे चावल वगैरह हो गए तो वो बोलते हैं 3 दिन बाद ही देना। नहीं, चलो चावल ठंडा करता है समझ में आता है, लेकिन रोटी सब्जी दाल तो खिला सकते हो।
यस यस मैम। तो सब खिलाना है बेटा, ऐसा नहीं है कि 6 दिन तक खाना नहीं खाएंगे या कुछ नहीं, सब। और नमक का परहेज बिल्कुल नहीं करना है खाने में। नमक बहुत जरूरी होता है हेल्थ के लिए, और जो टाँके आते हैं उनके भरने के लिए खाने में नमक और थोड़ा थोड़ा नींबू डाल के खाना चाहिए। नींबू में विटामिन सी होता है, और नमक और नींबू मिलके ये जो टाँके होते हैं, घाव होते हैं, इनके भरने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जो लोग ये नहीं खाते, इनका परहेज करते हैं, उनके टाँके खराब होने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है। नींबू तो पता ही नहीं। फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं मैम? हाँ, फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं क्या फल फूल? नहीं नहीं, ये जो भी है कहते हैं ना, नमक नहीं खाना, खट्टा नींबू नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत फहमियां हैं लोगों के मन में। सब खाना है, सब कुछ खाना है। मैम फ्रूट्स भी दे सकते हैं ना, फल सब फूल वगैरह? फ्रूट्स सब खा सकते हैं। मैम सॉल्ट खाते हैं तो उसमें परहेज करना पड़ता है क्या? क्या बेटा? मैम सॉल्ट देते हैं डिलीवरी के वक्त, सॉल्ट के लड्डू, तो परहेज करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, सॉल्ट वो भी खाओ, डिलीवरी के लड्डू खाओ ना। लड्डू लड्डू होता है, वो खाना नहीं होता। खाने का रिप्लेसमेंट लड्डू नहीं। परहेज करना पड़ता है क्या? परहेज का बोलते, बोले परहेज नहीं होते तो नहीं देना चाहिए। कैसा परहेज? बच्चे में असर पड़ता है ना। ठंडे गीले का। देखो बेटा, वो ठंडे वंडे का तो ठंडा तो वैसे भी नहीं खिला रहे ना, अपन नॉर्मल खाना खिला रहे। बोलते पानी में हाथ भी नहीं डालते 6 मंथ तक, ऐसा बोलते लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। हम दे सकते हैं ना सॉल्ट? हाँ, लेकिन वो लड्डू है, वो लड्डू की तरह खाना है, वो खाने की तरह नहीं खाना है। वो खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है। खाना तो खाना ही है। खाने के बाद भली तुम एक लड्डू खिला दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खाने, ये नहीं कि तुम सिर्फ उसको लड्डू ही खिला रहे हो, उसको खाना नहीं खिला रहे, वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? मैडम क्या खिलाना वो बता दीजिए। नॉर्मल खाना, दाल रोटी सब्जी सब खिला दो, और खाने में नमक आवश्यक है ना मैम? हाँ, बच्चे को नुकसान करता है तो? नहीं करेगा, क्यों करेगा नुकसान बच्चे को? किसने बोला? कहीं कहीं जब निमोनिया हो जाता है। नहीं नहीं, वो बच्चे को निमोनिया होता है तो वो उसके अनेक कारण है, लेकिन माँ ने खाना खा लिया उससे बच्चे को निमोनिया हो गया, ये एकदम गलत है। ऐसा कुछ नहीं है मैम। बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता ना मैम, फिर इसके लिए उसको असर होता ना? क्या बेटा? बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता ना, तो अगर कुछ भी माँ ठंडी चीज खा लिए, कुछ भी खा लिए, तो माँ को तो मैंने बोला ही नहीं ना कि माँ को ठंडा खाना है। मैंने तो बोला रोटी सब्जी दाल खिला दो उसको। अब रोटी सब्जी दाल, नींबू ठंडा नहीं होता बेटा, नींबू खट्टा होता है, और नींबू से कुछ नहीं होता बच्चे को। नींबू से कुछ भी नहीं होगा बच्चे को। बोलते हैं मैम कि जो सब गलत बोलते हैं बेटा, सब गलत बोलते हैं। बता तो रही हूँ मैं, सब गलत बोलते हैं। मैं अपने हर मरीज को खिलाती हूँ और किसी के बच्चे को कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे होकर घर गए। मैं रोज खिलाती हूँ, मेरा रोज। What is the best diet for that? मैम आप नींबू को बोल रही है, हमारे अंडा भी खिलाओ, अंडा खाती है तो अंडा भी खिलाओ, अंडा भी खिला दो उसको। ये देखो यहाँ पे आ गया, पेशेंट शुड बी ऑन, ये देखो किताब बोल रही है, 1 मिनट। पेशेंट शुड बी ऑन नॉर्मल डाइट ऑफ हर चॉइस। ठीक है, अच्छी कैलोरीज खिलानी है, प्रोटीन खिलाना है, फैट खिलाना है, फ्लूइड खिलाना है, मिनरल खिलाना है, विटामिन देने, सब कुछ देना है बस। तो सब कुछ का मतलब सब कुछ। किताब भी तो बोल रही है, किसने किताब में कहाँ लिखा है कोई परहेज करना है? ठीक है, सब खिलाओ बेटा। ठंडी चीजें हाँ इसलिए मना करते हैं कि ठंडी चीज नुकसान करती है, लेकिन नॉर्मल रोटी सब्जी कहाँ नुकसान करती है? आज तक आपको या मेरे को कभी नॉर्मल रोटी सब्जी ने नुकसान किया है क्या? मैम ठंडी चीज में क्या क्या भी नहीं है मैम। अच्छा जी, ऐसे नहीं करना है, गर्म पानी से नहलाओ ना, किसने रोका है? देखो ठंडा इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर माँ को कुछ होता है तो बच्चा इफेक्ट हो जाता है, बस और कुछ नहीं। नहाओ, गर्म पानी से नहाओ, माँ का शरीर गर्म है, बच्चे का शरीर गर्म रहेगा, और क्या। ऐसा कुछ नहीं है। कितने दिन के बाद बच्चे को पानी नहला सकते मैम?
छोटे बेटा बच्चे बच्चे का नहलाना वहलाना मुझे नहीं पता, मैं तो माँ की बात कर रही हूँ। ओके ठीक है, ओके मैम। चलो। और बेबी मदर को कब डिस्चार्ज कर दोगे? 48 घंटे हो जाए, पेशेंट बढ़िया है, अच्छे से दूध पिला रही है बच्चे को, बच्चा भी अच्छे से दूध पी रहा है, मदर को कोई तकलीफ नहीं है, उसने यूरिन अच्छे से पास कर दी, मोशन अच्छे से पास कर दिया, मदर ने और बेबी ने दोनों ने। बच्चे को जो पहले बर्थ वाले टीके लगते हैं वो लग गए हैं, उसके बाद आराम से उसकी छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन उसको आपको कुछ चीजें समझानी है। इम्पोर्टेंट चीज, अगर उसको टाके आए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट उसको सिट्स बात समझाना है। सिट्स बात कोई बता सकते हैं क्या होता है? मैम गर्म पानी की सिकाई पेरिनियल एरिया में। यस, गर्म पानी की सिकाई पेरिनियल एरिया में। उसको बोलना है कि गुनगुने पानी में 2 ढक्कन डेटॉल, बीटाडीन सोल्यूशन जो भी उसके पास हो डाल के वो सुबह शाम आधे आधे घंटे के लिए बैठे, और उससे पानी गर्म करना है जिससे में वो बैठ पाए। ठीक है, और उससे फिर उसको सिकाई करनी है। ठीक है, सिकाई से क्या होता है, वो वहां पे अगर टाके वाके लगाने के कारण कभी जो सूजन आ जाती है हल्की फुल्की और जो दर्द होता है, उन सब से उसको आराम मिलता है। सिकाई होने के बाद उसको उस जगह को सूखे साफ कपड़े से साफ करना है, मतलब सुखाना है, और उस जगह को हमेशा सूखा रखना है। ठीक है, जितनी बार वो बाथरूम जाएगी, जितनी बार वो लेटरिन जाएगी, उतनी बार उसको उस जगह को पानी से क्लीन करके सूखा रखना है। और उसको अंदर के कपड़े कम से कम दिन में 2 बार बदलने हैं, और बाकी जो घर में भी कपड़े पहनती है वो सूती कपड़े पहने, और सुबह शाम कपड़े जरूर बदले, क्योंकि जितना वो अपनी साफ सफाई रखेगी, टाकों की साफ सफाई रखेगी, उतना उसको दर्द भी कम होगा और टाके भी जल्दी भरेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें उसको समझानी है। ठीक, दूसरी चीज, अगर डिलीवरी होती है और पेशेंट ने यूरिन पास नहीं किया है तो आपको उसको मोटिवेट करना है कि यूरिन करो, यूरिन करो, क्योंकि कई बार इतना दर्द होता है ना कि पेशेंट का यूरिन का ब्लैडर, वो दर्द इतना ज्यादा वो सह चुकी होती है कि उसको समझ ही नहीं आता कि उसका ब्लैडर इतना भर गया है कि उसको यूरिन भी जाना है, तो आपको उसको मोटिवेट करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर पेशेंट बोल रही है कि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप एक बार ब्लीडिंग के लिए जरूर चेक करो, वाइटल्स उसके जरूर चेक करो। अगर इतना ज्यादा पेन है कि बर्दाश्त के बाहर है तो अंदर कोई ना कोई ब्लीडर है और कोई ना कोई हीमाटोमा बन रहा है। तो ऐसा कुछ भी डाउट आता है कि अगर अंदर ही अंदर कुछ ब्लीडिंग बढ़ रही है या कुछ है, तुरंत पेशेंट को रेफर करना, अपने लेवल पे कुछ मत करना। उस केस में उसको हो सकता है ओटी में लेके एक्सप्लोर करने की भी जरूरत पड़े। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप पेशेंट से पूछोगे ज्यादा दर्द तो नहीं है, ठीक है, पेशाब करी कि नहीं, ये सारी चीजें पूछनी है। ठीक है, ये इन सब का ध्यान रखो। ठीक मैम, इससे पहले एक पेशेंट आया था मैम, हमारे एक मैम क्या किए थे, 7th मंथ जो रहता ना प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह बड़ा है बोल के कुछ स्विचर लगाना बोल के ऐसा कुछ बोले थे मैम, वो क्या है थोड़ा डिस्कस कीजिए। वो सर्कलाज होता है बेटा, प्री टर्म डिलीवरी पढ़ाऊंगी ना तब समझा दूंगी। उसका बस नाम बता देती हूँ अभी। वो होता है सर्वाइकल एनसर्क्लाज। इसमें सर्विक्स के मुंह पर टाके लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब वो एक्चुअली समय से पहले अगर बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, ठीक है, और ऐसा रहता है कि अभी डिलीवरी हो सकती है लेकिन उसको बचा सकते हैं डिलीवरी होने से। ठीक है, अब 28 हफ्ते, 27 हफ्ते, 16-18 हफ्ते पे आ रही है। ठीक है, तो उस केस में आप बच्चेदानी के मुंह पे टाके लगा दो और उससे फिर रोक सकते हैं। लेकिन इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि ये चीजें फॉलो होनी चाहिए, उसके बाद ही लगाते हैं। तो वो सब क्या होगा वो डिटेल में मैं बाद में फिर आप लोग को पढ़ाऊंगी जब अपन प्री टर्म पढ़ेंगे ना उसमें। ठीक है, बाकी ब्रेस्ट का ध्यान रखना है। कल वो बाकी का पीपीएच कंप्लीट करना है ना? यस मैम। ठीक है, उसके अलावा बाकी उसको अपने ब्रेस्ट का भी ध्यान रखना है, उसको साफ रखना है, ब्रेजियर पहननी है पेशेंट को। ठीक है, निपल्स को ड्राई रखना है, क्लीन रखना है, गंदा नहीं रखना है, क्योंकि अगर उधर कहीं इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो बच्चे को इन्फेक्शन जाएगा। ठीक है, कैंगरू मदर केयर मैंने कल खुद ही बताया था आपको,
कि माँ और बच्चे का जो है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, तो इससे बच्चे की और माँ की बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चा गर्म रहता है, ठीक है, और इससे मिल्क सेक्रीशन और मिल्क इजेक्शन भी जो है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। उसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखना है, एसेप्सिस मॉनिटरिंग करनी है, टाको को अच्छे से क्लीन रखना है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। और अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है तो बेबी का ब्लड ग्रुप बेबी का हमें जरूर भेजना होता है, कॉर्ड ब्लड का सैंपल लेना होता है, और अगर बेबी पॉजिटिव आता है तो फिर मदर को एंटी-डी भी हमें लगाना होता है, ठीक है। मैम एक ये क्वेश्चन, हाँ बोलो। ये डिलीवरी के बाद वो कान में रुई लगाते हैं और कान को भी बांधते हैं और मैम पेट में कपड़ा बांधते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, पेट में कपड़ा देखो वो इसलिए कि मोस्टली ऐसा रहता है कि पेट लटक जाता है, कपड़े से बेहतर आजकल वो बेल्ट्स आ गई हैं, तो बेल्ट्स जो रहती हैं वो प्रॉपर तरीके से पेट को कवर कर लेती हैं, ठीक है। तो बेल्ट की कपड़े की जगह, क्योंकि कपड़ा उतना अच्छा सपोर्ट नहीं दे पाता, वो कहीं इधर पे एक जगह सपोर्ट देगा, इस जगह नहीं देगा, तो इससे अच्छी आजकल बेल्ट्स आ गई हैं, तो अगर आपके वहाँ बेल्ट ठीक है तो आप बोल सकते हो पेशेंट को कि बेल्ट्स यूज करें, ठीक है। मैम अगर ट्विंस वगैरह रहते ना मैम तो उसका कैसा, उसको भी सेम ऐसा ही करना पड़ेगा? ट्विंस रहते ना कभी कभी, हाँ 2 बच्चे रहते ना, तो उनके लिए मतलब डिलीवरी का कैसा रहेगा और बाद में दूध का देखना वो सब थोड़ा उसका। देखो ये प्यूरपीरियम तो सेम ही रहता है, वो सब आपको वैसे ही ध्यान रखना है, डिलीवरी का थोड़ा अलग रहता है, वो जब अपन ट्विंस पूरे पढ़ेंगे तब ट्विंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैम मेरा कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था लोकिया का। हाँ क्या मैम जो नॉर्मल डिलीवरी जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं तब लोकिया का प्रोसेस अलग रहता है क्या? नहीं सेम रहेगा, क्यों अलग रहेगा? मैम हर महिला में अलग अलग रहता है ना ये? क्या अलग रहेगा? लोकिया का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप तो बता तो दिया, सब में सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। हर महिला में सेम रहेगा? हाँ, एक आध दिन 2 दिन ऊपर नीचे रहेगा, 2 हफ्ते तक रहता है, मैक्सिमम 3 हफ्ते तक रहेगा, बस उससे ज्यादा नहीं। मैम जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा रहता है क्या ये? नहीं बच्चा दानी तो बच्चे 2 थे लेकिन बच्चा दानी तो एक ही थी। यस मैम। बच्चा दानी 2 थोड़ी थी उसमें, है कि नहीं? जी थैंक यू मैम। शुरू के दिन में ब्लीडिंग ज्यादा होने के चांसेस हैं, PPH होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यूट्रस का साइज बड़ा रहता है ना जब ट्विन बच्चे रहते हैं, लेकिन लोकिया में फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। जी थैंक यू सो मच मैम। और कुछ? Ma'am, there are some ladies, even though they are not pregnant and delivered, but they get a milk in their breast, madam. What is that, ma'am? हाँ ठीक है, वो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है, एक चीज। दूसरी, पेशेंट कुछ ऐसे देखो, मोस्टली जो साइकियाट्रिस्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, साइकियाट्री के, वो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसके कारण मिल्क प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ते हैं और मिल्क निकलता है, ये उसका एक साइड इफेक्ट होता है। तीसरी चीज हो सकता है उनके पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो, तो ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you. और कुछ? चलो फिर क्लास खत्म करें? यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट। आ गया समझ? यस मैम, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। आज तो चंद्रभान विश्वकर्मा जी हैं हॉस्टल पे।
गोपाल जी। हाँ जी। हाँ, आज तो चंद्रभान विश्वकर्मा जी हैं। चंद्रभान विश्वकर्मा जी। यस। ये बनाए जाते हैं होस्ट या अपने आप सेट होते हैं? वो एक्चुअली में क्या, वो मैम ने जब डिस्कनेक्ट हुआ तो उसमें वो आ गए चंद्रभान जी। अभी आप आ गए सर। मैं? हाँ, अभी आप आ गए। वो हमको लगता है चंद्रभान जी ने अपने आप को रिमूव कर लिया ना, तो आप आ गए। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है, और फिर बताएं सर, डिस्कनेक्ट करे। कैसा रहा क्लास आज का? हाँ, कैसा रहा क्लास आज का? कैसा रहा डे आज क्लास का? बढ़िया रहा बिल्कुल। यस यस। आप सही पढ़ा रही है मैडम? हाँ, नहीं एक नंबर। क्लास में यस सर। ज्वाइन नहीं हो पाए, आज क्या हो गया आपको? क्या हुआ? ज्वाइन आज होने के लिए मेरे क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाए पर लिंक से। नहीं, लिंक तो शेयर अभी 6 बजे की बात। नहीं, वो लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। ये खाली पेट में दिन में एक बार देना है, मतलब कुल मिला के शाम सुबह खाली पेट। एक अभी, एक सुबह खाली पेट। सर अभी तो रोटी खाली होगी, फिर भी 6 बजे वाली गैस की है, जोड़ नहीं पाया उसमें भी। ये दर्द की और गैस की एक साथ दे दो। नहीं, 6 बजे वाली तो अच्छी क्लास चली है। इसमें से एक साथ दे देंगे। 4 मिनट पे क्लास ज्वाइन हो गए सभी लोग, और 15 मिनट बाद ये दे देंगे। आज वो मतलब जुड़ नहीं पाई अपने आप। इसके साथ ये 2 गोली एक साथ, आपका एक नेटवर्क गिलास इशू रहा होगा गुनगुना पानी सर, से देंगे। प्रॉब्लम रही होगी। तो फिर हाँ, आज वही प्रॉब्लम नहीं तो और 2 इसमें नहीं हो। एक गिलास गुनगुना पानी। तो सुबह 10 तक लग जाएगा तो फिर पेट साफ हो जाएगा, है ना? और फिर कल भी 2 देना है। कल देख लेना 2 लग रहा है कि 1 ठीक है सर, क्लास डिस्कनेक्ट करवाया जाए। लगाने की है ये, ठीक है? अभी 2 एक साथ, 15 मिनट बाद 3 एक साथ गरम पानी। ठीक है सर, सभी को गुड नाइट, गुड रेस्ट, आराम से सोइए, डिनर वगैरह लेके, है ना? गुप्ता जी। यस सर। अरे यार, क्या हुआ क्लास का? सब डिस्टर्ब हो गया। कौन? अरे राजीव शर्मा सर, नमस्कार। आज अंधेले में है सर अपन। क्यों भाई? अभी एक्चुअली में मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैम का क्लास अचानक ज्वाइन करना पड़ा, तो मैं रुक गया सर, इसलिए वीडियो पे नहीं आ रहा हूँ मैं। मैम का क्लास हुआ था? हाँ हुआ ना, वो लिंक मैं शेयर किया था ना सर आपको। क्या कि उसमें पेशेंट थे तो इसलिए डिस्टर्ब हो गया। आप टाइम का ध्यान नहीं दे पाए सर आप। टाइम का क्या, पेशेंट होते हैं तो टाइमिंग रहती है, उसे तो हम और टाइम निकाल लेते हैं। यस यस सर। चलिए ठीक है। और सर बढ़िया? हाँ बढ़िया। यस सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। जितेंद्र कुमार, ठीक है सर। गोपाल सर डिस्कनेक्ट कर दीजिए, सभी लोग तो रिमूव हो रहे हैं। ओके ओके ओके। गुड नाइट। यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।